हेलो एवरीवन। तो आपने जैसा बोला था कि आपको 1 घंटे की वीडियो चाहिए, तो मैंने आपके लिए 1 घंटे का वीडियो प्रिपेयर कर दिया है। लेकिन आपको भी मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होगा, क्योंकि जब मैं आपके हिसाब से वीडियोस बनाती हूँ, थोड़ा बहुत हेल्प तो आपको भी करना पड़ेगा ना। क्योंकि गाइस 1 घंटे की वीडियो बनाने में ना बहुत मुशक्कत का सामना करना पड़ता है, तो इतना तो डिजर्व करती हूँ मैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, जब तक मेरे चैनल में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होता, तब तक मैं कोई भी 1 घंटे की वीडियो नहीं डालने वाली। तो फटाफट अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, जिसको भी चैनल की लिंक भेजना है या वीडियो की लिंक भेजना है, भेजो और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार। चलो अब बहुत बात हो गई, हम फटाक से अपने रिकैप को स्टार्ट करते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था, शोयान को अपने मास्टर याओलाओ से पता चलता है कि उसके मास्टर ने पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने की मेथड को डिस्कवर नहीं किया था। तो उन्होंने लिटिल फेरी डॉक्टर को उस पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने की क्रिएटर के पास भेज देते हैं। अब ये सारी बातें होने के बाद जब तक लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं लौटती, शोयान तब तक अपने सोल स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए लग जाता है। और उसके दौरान वो पिल गैदरिंग कंपटीशन में जीता हुआ वो सोल मेथड को प्रैक्टिस करने लगता है। शोयान 8 दिन के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर के फॉलन स्टार पवेलियन पर लौटने के साथ ही साथ वो गुरियलम के लिए निकल जाती है। और वो जब गुरियलम के अंदर प्रेजेंट होता है अपने पूरे टीम को लेकर, वहाँ पर उसका फाइट हो जाता है लिंगर हु के साथ, जिसको कि शोयान बस अपनी एक ही वार से मरने की कगार पर ले आता है। अब यहीं से स्टार्ट होती है बैटल टू द हेवन के नए नोवेल पार्ट की। अब हमें दिखाया जाता है वो हुनलिंगर जैसे तैसे करके खुद को संभाल कर खड़ा होता है। उसके मुंह से गंदे तरीके से खून निकलने लगते हैं। अब वो सोचने लगता है कि जब मैं ही क्लान के अंदर शोयान से मिला था, तब मैं इससे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे साथ हेड ऑन हेड फाइट कर रहा था और तभी भी मेरे अंदर इसको हराने की स्टामिना नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद मैं शोयान के साथ लड़ तो पा रहा था, लेकिन अभी के लिए वो शोयान के हमले को देख तक नहीं पाता, क्योंकि शोयान के अटैक से इतना ज्यादा फास्ट होते हैं। अब आसपास के एक्सपर्ट्स जैसे ही शोयान की ये फ्राइटनिंग एनर्जी को सेंस करते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको शोयान की मेडिसिनल रिफाइनिंग टेक्निक के बारे में तो अच्छे तरीके से पता था, लेकिन उन लोगों को शोयान के डाउ की कल्टीवेशन के टैलेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। इसी टाइम पर शोयान अपने सामने लिंकुआन का इतने गंदे तरीके से हाथ देखते हुए उसे बोलता है कि कमांडर लिंकुआन, मुझे माफ कर देना, मेरे हाथ थोड़े से भारी है ब्रदर, तो इन फ्यूचर तुम मेरे साथ ऐसे स्टुपिडिटी करने की सोचना भी मत। ये सुनते ही लिंकुआन चिल्लाते हुए अपनी ब्लैक सोल्डर आर्मी को बोलता है कि इसे जल्द से जल्द कैप्चर करो। अब ये सुनते ही जो बंदे सीक्रेट सिटी को गार्ड कर रहे होते हैं, वो इंस्टेंट ही काफी स्पीडली शोयान को कैप्चर करने के लिए भागने लगते हैं शोयान की तरफ। अब ये देखकर शोयान थोड़ा बहुत तो चिंता में पड़ ही जाता है। अब जब टियान हुई और लिटिल फेरी डॉक्टर देखते हैं कि शोयान की तरफ ब्लैक समर्स आर्मी हमला करने के लिए आ रहे हैं, वो भी काफी स्पीडली अपनी जगह से शोयान के साइड में प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये देखकर शोयान भी बोलता है, लिंकुआन, क्या तुम अपने प्राइवेट गर्ल्स के लिए ब्लैक समर्स आर्मी को अब्यूज करना चाहते हो? क्योंकि ये शेयर्ड इन्विटेशन गू क्लैन की तरफ से ही गया है, और जैसे कि हम ये इन्विटेशन को पोजेस करते हैं, तो हम गू क्लैन के गेस्ट हैं, और तुम्हारे स्टेटस को देखते हुए तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है कि तुम मुझे कैप्चर कर सको। ये सुनकर लिंकुआन बहुत ही ज्यादा सहम जाता है। इसी टाइम पर सब देखते हैं सिटी के बाहर से किसी एक का चिल्लाने की आवाज आता है। अब वो बंदा लाइटनिंग स्पीड से शोयान के करीब आकर लैंड होता है, और जमीन पर लैंड होते ही वो बोलता है, लिंकुआन, तुम क्या कर रहे हो? इसी टाइम पर लिंकुआन अपने मुंह से निकलते हुए खून को पोंछते हुए वो पावरफुल बंदे को बोलता है, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर अभी अभी प्रेजेंट हुए वो एल्डर गुस्से में वो शोयान की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वो जैसे ही शोयान को पहचानता है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर बोलता है, क्या तुम वो शोयान हो? और मैं आपको बता दूं, ये है 5th कमांडर। अब ये सुनकर लिंकुआन शोयान के साथ 5th कमांडर को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, हाँ हाँ, आपने सही गेस किया, जिसके बारे में हमारी यंग मिस ने, मतलब सुनन ने बताया था। और अब आप इसको पहचानने के बाद क्या इसे हमारी गू क्लैन के अंदर अलाउ करोगे? ये सुनकर शोयान भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये 5th कमांडर भी शूनर का दीवाना था। लेकिन हमें तो वैसे भी पता है शूनर तो सिर्फ दीवानी थी,
शोयान की, और वो 5th कमांडर का स्ट्रेंथ होता है डाउजुन के 3 स्टार पर, और लिंकुअन का स्ट्रेंथ होता है सिर्फ 1st डाउजुन लेवल पर। और थोड़े टाइम के बाद कुछ सोचते हुए 5th कमांडर लिंकुअन को डांटते हुए बोलता है, क्या तू गधा है? तेरे पास दिमाग है या नहीं? इनके पास जेड इनविटेशन है, इसका मतलब ये लोग हमारे गू क्लान के रेस्पेक्टेड गेस्ट हैं। तुम अपनी इतने गंदे बर्ताव से दूसरों को ये बता रहे हो कि हमारे गू क्लान के मेंबर्स को बिल्कुल भी एथिकेट्स नहीं आते। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद लिंकन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वो चाहता तो था शोयान के साथ लड़ने की, लेकिन अपने ही सामने अपने ही हायर पोजीशन वाले बंदों को देखकर वो चुप हो जाता है। अब मिस्टर 5th कमांडर शोयान को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, मिस्टर शोयान, आप प्लीज हमारी गू सिटी के अंदर इंटर कर लीजिए, और आपको गू सीक्रेट सिटी के अंदर थोड़े दिन के लिए इंतजार करना होगा। बहुत जल्द गू रियलम से कोई ना कोई आकर आपको रिसीव करेगा। अब शोयान जैसे ही अपने पूरे टीम के साथ 5th कमांडर के साइड से सीक्रेट सिटी के अंदर जा ही रहा होता है, 5th कमांडर धीरे से बोलते हैं, मिस्टर शोयान, क्या मैं आपके साथ एक फ्रेंडली फाइट कर सकता हूँ? मुझे जानना है आप हमारे यंग मिस के काबिल हो या नहीं। ये सुनकर शोयान समझ जाता है ये सारी चीजें उसकी ब्यूटीफुल और ताकतवर गर्लफ्रेंड सुनर की वजह से ही है, क्योंकि उसको पहले से ही पता है सुनर की उसके क्लान पर कैसी रेपुटेशन है, और इतना ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर होने की वजह से ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसका कोई दीवाना ना हो, और वो दीवाना अगर उसके दीवाने के साथ टकरा जाए तो क्या आफत आ सकती है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन ये सुनने के बावजूद शोयान अपनी पूरे टीम को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन इधर शोयान को अपनी आंखों के सामने से इसे जाते हुए देख 5th कमांडर गुस्से में बोलते हैं, तुम अपनी ये चिंदी मिंदी से स्ट्रेंथ के साथ बिल्कुल भी गू रियलम पे टिक नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं 5th कमांडर की ये सारी बातों को शोयान बिल्कुल भी नहीं सुन पाता, क्योंकि अब तक तो वो सीक्रेट सिटी से बाहर भी जा चुका है। और इधर 5th कमांडर को भी शोयान के स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने साइड से बोलती है कि मैंने पहले से ही इंक्वायरी कर दी है, 3 दिन के अंदर गू रियलम खुलने वाला है, तो तब तक के लिए यहाँ पर गू क्लान से उनके गेस्ट के लिए जो रेस्ट रूम का अरेंजमेंट है हम वहाँ पर वेट कर सकते हैं। ये बोलते ही शोयान उस सिटी के मिडिल एरिया की तरफ चलते हुए जाने लगता है, और उसके पीछे पीछे उसका पूरा टीम भी उसे फॉलो करने लगता है। अब हमें शूनर की एक झलक दिखाई जाती है, जो कि पहले से अब कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। इसी टाइम पर शूनर के पास एक एल्डर प्रेजेंट होकर बोलते हैं, मिस यंग मास्टर शोयान प्रेजेंट हो गए हैं। ये सुनकर शूनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, एल्डर लिंक, क्या वो ठीक है? ये सुनकर एल्डर लिंक बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलते हैं, पता नहीं, मैं अभी के लिए यंग मास्टर शोयान की स्ट्रेंथ को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने शोयान और लिंकुआन के बीच के फाइटिंग को देखा, और लिंकुआन शोयान के बस एक बार को सहन नहीं कर पाया, तो उनके वो फ्राइटनिंग अटैक की वजह से मुझे लगता है यंग मास्टर शोयान कम से कम डाउजुन के 4th स्टार पर होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो एल्डर ओल्डलिंग है ये हमारे पुराने वाले शैडो मास्टर है, जो कि शोयान को स्टार्टिंग से बहुत सालों तक प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। इसी टाइम पर एल्डर लिंग बोलते हैं, सच में यंग मिस, आपकी चॉइस और आपकी आईसाइट बहुत ही अच्छी है। अब अपने आंखों के सामने शोयान की तारीफ को सुनकर सुनर भी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, और शूनर बहुत सालों से डीप रिट्रीट पर थी, जिसके वजह से उसको शोयान के कारनामों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो शोयान के ऊपर आंख बूंद कर ट्रस्ट करती थी। तो इसी टाइम पर एल्डर लिंग बोलते हैं, यंग मिस, आपने सबके सामने जो सारी बातों को अनाउंस किया था उसके वजह से यंग मास्टर शोयान को बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी हमारी ये गूसेट के अंदर। ये सुनकर शूनर स्माइल के साथ बोलती है, मैं उनके ऊपर अपने से ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही कुछ दिनों पहले शूनर अपनी डीप रिट्रीट से क्लान के अंदर आती है, उसके क्लान के एल्डर्स शूनर की मैरिज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इसी टाइम पर शूनर बोलती है, मेरी अगर शादी होगी तो वो सिर्फ शोयान ही होगा जिसके साथ मैं शादी करूंगी। और मीटिंग के बीच में जितने भी एल्डर्स प्रेजेंट है, चाहे वो लोग मुझे सपोर्ट करे या ना करे, मैं हमेशा के लिए उसकी हूँ और उसी से ही प्यार करूंगी, और ये फीलिंग्स को आप में से कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब हमें पूरे एक दिन के बाद की सीन दिखाई जाती है, और अब तक शोयान अपनी रेसिडेंसी के रेस्ट रूम के अंदर बैठकर तब से ही कल्टीवेशन करे जा रहा था। अब वो धूप की किरण जब उसके ऊपर पड़ता है, वो अपनी आंखों को खोलता है। अब शोयान के चारों तरफ इर्द गिर्द मंडरा रहे डाओकी
श्वेन के बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके एंटर करने लगते हैं। फाइनली अब वो सारे डाउकिस श्वेन के सोल के साथ मर्ज हो जाते हैं और जब वो सारी एनर्जी श्वेन के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, शोयान फील करता है कि उसका बॉडी और सोल और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तो वो बोलता है ये ग्रेट सिंगल सोल स्किल टेक्निक के साथ मेरी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग काफी स्पीडली हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, सोल पावर का लेवल 4 तरीके के होते हैं, जिनमें से सबसे लो लेवल का सोल पावर होता है उसे सोल स्टेट कहा जाता है। मतलब ये फर्स्ट लेवल होता है सोल पावर का। फिर सेकंड लेवल को कहा जाता है मॉर्टल सोल स्टेट। थर्ड होता है हेवनली सोल स्टेट। देन फोर्थ एंड पावरफुल सोल पावर होता है डी स्टेट की सोल, जिसको हम एम्परर लेवल सोल भी कह सकते हैं। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है शोयान जैसे ही अपने बेड से उठता है, वो अपने बेड के ऊपर रखे हुए एक पिलो को हक करते हुए बोलता है, अब बस मैं एक ही कदम दूर हूँ शूनर तुमसे मिलने से। तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब इसी टाइम पर उसके कमरे के दरवाजे को मास्टर टियानुई खोल देते हैं और उनके पीछे प्रेजेंट होते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिंग। अब इसी टाइम पर मास्टर टियानुई शोयान को बोलते हैं, शोयान अगर तुम्हारा कल्टीवेशन पूरा हो गया हो तो चलो हम सब खाना खाकर सीक्रेट सिटी के अंदर लैंटर्न फेस्टिवल को देखने के लिए जाएंगे। लेकिन मास्टर टियानुई कमरे के अंदर जाने के बाद जो सिनेरियो को देखते हैं वो देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि शोयान एक पिलो को पकड़कर सुनर समझकर उसे किस करे जा रहा था। अब इसी टाइम पर शोयान भी जब अपने आंखों के सामने उन तीनों को देखता है, वो चिल्लाने लगता है और बोलता है, क्या तुम लोगों के अंदर कुछ मैनर्स नहीं है? जब हम किसी के कमरे में जाते हैं तो उसके कमरे को नॉक करते हैं यार। अब जैसे ही वो सब लोग लैंटर्न फेस्टिवल पर पहुंचते हैं, वहाँ पर बार बार मास्टर टियानुई शोयान के टांग खींच रहे होते हैं सुबह के सीन को लेकर। और वो सारी बातों को सुनकर शोयान को बहुत शर्म भी आ रहा होता है, लेकिन वो बेचारा करे तो करे क्या, क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ रोमांस के कीड़े ही दौड़ रहे हैं ना। अब आप लोग ही सोचिए, आप जिससे प्यार करते हो आप उसी के सिटी में तो हो, लेकिन उससे मिलने नहीं जा पा रहे हो, तो इस सिचुएशन में आप थोड़ा बहुत तो उछल कूद करेंगे ही। अब मास्टर टियानुई के ये सारे तानों को नेग्लेक्ट करते हुए शोयान अपने आसपास के एक्सपर्ट्स की स्ट्रेंथ को सेंस करने लगता है। अब बहुत टाइम तक इधर उधर भटकने के बाद शोयान का पूरा ग्रुप एक वाइन शॉप पर प्रेजेंट हो जाता है और वो वाइन शॉप के अंदर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म था और अब हमें दिखाया जाता है उस प्लेटफॉर्म के अंदर दो बंदे एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और वो जो दो बंदे एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं वो होते हैं 6 स्टार 1000 के वॉरियर्स, मतलब 9th लेवल के 6 स्टार के वॉरियर्स। लेकिन उसके बावजूद शोयान के पूरी टीम को ये सारे बंदों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बराबर अपने लिए एक कॉर्नर सीट ढूंढकर वहाँ पे बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे बैठने के बाद शोयान का पूरा ग्रुप आसपास के पावरफुल ओरे को सेंस करने लगता है। अब इसी टाइम पर अचानक से शोयान लिटिल फेरी डॉक्टर को पूछता है, क्या तुम्हें ब्लैक समर्स आर्मी के रिलेटेड कुछ जानकारी मिली? अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, र्यूमर्स के हिसाब से ये ब्लैक समर्स आर्मी में गू क्लैन के वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स इकट्ठे होते हैं जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल फाइटिंग स्ट्रेंथ को पोसेस करते हैं और ज़्यू क्लैन में इस ब्लैक समर्ट आर्मी का स्टेटस बहुत ही हाई है, क्योंकि ये ब्लैक समर्ट आर्मी की सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। एक्सपर्ट्स के सिर्फ गू क्लैन के साथ लॉयल होने के साथ साथ उन्हें एक एज पर ही एक सर्टेन स्ट्रेंथ को अचीव करना होता है और र्यूमर्स के हिसाब से ये ब्लैक समर्ट आर्मी इनकी हर साल टेस्टिंग होती है। वो लोग जो टेस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से फेल हो जाते हैं उन्हें तुरंत ही एक्सफेल कर दिया जाता है, जिसके वजह से ब्लैक समर्ट आर्मी की क्वालिटी लगातार हाई बनी रही है। अब इसी टाइम पर मास्टर टियानुई आगे की बातों को रिवील करते हुए बोलते हैं, ब्लैक समर्ट आर्मी के स्ट्रेंथ को एक्सट्रीमली 6 तरीके से डिवाइडेड करवाया गया है। इसके अंदर 8 ग्रेट कमांडर्स हैं और वो लिंकुआन और 5th कमांडर इसी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं और लिंकुआन एक 7th ब्लैक आर्मी है। ये सुनकर शोयान एकदम से सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, क्या लिंकुआन का स्ट्रेंथ 1000 के 1st स्टार पर है, उसके बावजूद वो ब्लैक समर्स आर्मी का सिर्फ 7 स्टार का कमांडर है और वो जो 5th कमांडर है उनका स्ट्रेंथ तो 3rd स्टार 1000 के है, मतलब जो 1st रैंक के कमांडर होंगे उनका स्ट्रेंथ 6 स्टार या उससे हायर होगी। लेकिन इतना फ्राइटनिंग हो रहा। अब ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर हंसते हुए बोलती है, अभी गू क्लैन के जीनियस तुम्हें कुछ खास बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इनमें से कई लोग तुम्हें लव राइवल की तरह ट्रीट करेंगे। ये सुनकर
शोयान थोड़ा बहुत सोचते हुए बोलता है, मेरी और शूनर की रिलेशनशिप के बारे में अभी गुगलान के ज्यादा बंदों को जानकारी नहीं है। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर को और भी ज्यादा हंसी आती है, तो वो मुंह फाड़ फाड़ कर हंसते हुए बोलती है, बेटा ऐसा पहले था, लेकिन मुझे मिली हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग शूनर ने एक एल्डर्स मीटिंग के दौरान तुम दोनों के बीच की रिलेशनशिप को सबके सामने एडमिट किया है। ये सुनकर श्वेन सरप्राइज होके बोलता है, क्या ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। खैर ठीक है, अगर उसे ये सारी चीजें ही चाहिए तो फिर मैं भी ऐसा ही करूँगा। और वैसे भी हम दोनों का लव स्टोरी अल्टीमेटली कभी ना कभी एक्सपोज तो होने ही वाला था और सबको पता चलने ही वाला था। और जहाँ तक बात रही गुगलान के जीनियस की, तो फिर वो जैसा चाहे वैसा करे, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही पता था जब मैं गुगलान के अंदर एंटर करूंगा मैं यहाँ पर जिन की साथ से नहीं ले सकता। और शूनर की उसके क्लान के अंदर जैसा रेपुटेशन है और जितना खूबसूरत होने के साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग है, जाहिर सी बात है गुगलान के टॉप एक्सपर्ट्स शूनर जैसी यूनिक और ताकतवर लड़की को ही उसे परस्यू करना चाहेंगे। इसी टाइम पर अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और बोलती है, दरअसल ये लोग तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे टेंशन है 4 ग्रेड जनरल्स, क्योंकि ब्लैक समर्स आर्मी की ट्रू अपीयरेंस की बात करी जाए तो फिर इन्हें 8 ग्रेड कमांडर्स, 4 ग्रेड जनरल्स और ब्लैक समर्स आर्मी के 2 लीडर्स के रूप में समराइज किया जा सकता है। और दोनों लीडर्स को कहते हैं ब्लैक समर्स ड्यूक्स। भले ही गुगलान के अंदर टैलेंट की कमी ना हो, लेकिन ये चारों ग्रेट जनरल्स उनमें से भी ताकतवर और अल्टीमेट एक्सपर्ट्स हैं। चारों ही ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स हैं और अगर हम इनके पोटेंशियल्स को देखेंगे, ये दोनों इन फ्यूचर गुगलान के ट्रू कोर मेंबर्स बनने वाले हैं। ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान अपने मन ही मन रियलाइज करता है कि अब तक शोयान ने जो सारी चीजों को हासिल किया है वो उसके लिए उतने अच्छे तरीके से प्राउड फील बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि गुरियलम के अंदर उससे भी तगड़े तगड़े यंगर बंदे मौजूद हैं। और जैसे कि यहाँ हमें पता चलता है जनरल्स की रैंक कमांडर्स के रैंक से हायर है, तो फिर उनमें से सबसे वीकेस्ट जनरल की स्ट्रेंथ फर्स्ट कमांडर से स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब इसके हिसाब से ग्रेट जनरल्स की स्ट्रेंथ हॉल ऑफ सोल के 9 टियानजुन जैसी होगी। इसी टाइम पर दोबारा से लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बातों को जारी करते हुए बोलती है, हालांकि मुझे नहीं पता ये चारों हाईली रेस्पेक्टेड जनरल्स तुम्हारे लिए कैसे एटीट्यूड को पोजेस करते हैं, लेकिन सुनर गुगलान की सबसे बड़ी ट्रेजर है, तो वो जीनियस के लिए बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन को पोजेस करती है, जिसके चलते इन फ्यूचर तुम्हें बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना होगा। इसी टाइम पर मास्टर टियानहुए बोलते हैं कि हाँ, ये बात तो सच है कि जो लोग अपनी डाउटी ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं उनका रास्ता बहुत ही स्मूथ होता है कल्टिवेशन करने के लिए, लेकिन ये स्पीड डाउजन लेवल पर रुक जाता है। और भले ही गुगलान अपने अंदर डाउजन लेवल के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को पोजेस करता हो, लेकिन इनमें से बहुत कम बंदे होते हैं जो डाउजन लेवल पर अपने पैर को रख पाते हैं, वो भी अपने दम पर। अब इसी टाइम पर आसमान से एक ग्रीन कलर रोब को पहना हुआ एक बंदा शोयान की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या ये वही शोयान है? इसी टाइम पर लिंकवान बोलता है, हाँ थर्ड ब्रदर, ये वही बंदा है जिसके बारे में हमारी यंग मिस ने हमें बताया था। ये सारी बातों को सुनने के बाद वो ग्रीन रोब वाला बंदा स्माइल करता है और बोलता है, शायद इसको गुगलान के रेपुटेशन के बारे में कुछ नहीं पता। ये बंदा अपने ये चिंदी से पावर को लेकर यहाँ पर इतना घमंड कर रहा है और ये बिल्कुल भी इसका सेंट्रल प्लेस नहीं है। और भले ही हमारे लेवल के लोग यंग मिस को मैच ना कर सके, लेकिन ऐसे इंसान के पास भी वो क्वालिफिकेशंस नहीं है जो कि यंग मिस को प्यार कर सके। अब थर्ड कमांडर की ये सारी बातों को सुनकर फिफ्थ कमांडर बोलते हैं, तुम फालतू में कुछ उल्टे सीधे हरकत मत करना, क्योंकि वो हमारी गुगलान के गेस्ट हैं। ये सुनकर वो थर्ड एल्डर बोलता है, रिलैक्स, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पर हर एक चीज रूल के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। इसी टाइम पर जो एरिना के अंदर फाइटिंग हो रहा होता है, उन दोनों में से उनका विनर डिसाइडेड हो जाता है, जिसका नाम आसमान में अनाउंस भी होता है। अब इसी टाइम पर जो सारे बंदों के बीच के फाइटिंग को अनाउंस कर रहा था, वो चिल्लाते हुए बोलता है, अब आगे हम जिन दोनों के फाइटिंग को देखने वाले हैं वो है ब्लैक समर आर्मी के थर्ड कमांडर यांग हाओ और बिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन
कंपटीशन के चैंपियन मिस्टर शोयान। अब अपने नाम को इसे अनाउंस होते हुए सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब इन दोनों के नाम को सुनकर आसपास प्रेजेंट हुए सारे के सारे व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि वो ये दो फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को पोजेस करने वाले बंदों के फाइटिंग को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। इसी टाइम पर शोयान की इसे गुस्से भरी एक्सप्रेशन को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, अनएक्सपेक्टेडली हम बस ये सारी चीजों के बारे में बात ही कर रहे थे, वही मुसीबत हमारे दरवाजे तक आ गई और ये लोग काफी घटिया तरीके से हमारे साथ खेल रहे हैं। इनके इंटेलिजेंस के साथ हम क्लियरली समझ पा रहे हैं इनको डर था कि कहीं हमारा शोयान अपने कदमों को पीछे ना ले ले, जिसके वजह से वो बिना शोयान के परमिशन के पब्लिकली ये फाइटिंग को अनाउंस कर दिए हैं। और अगर शोयान इस मैच में हार जाता है तो फिर गोकलान के पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज हो जाएगा जिसे वो शोयान को टारगेट कर सकते हैं, जिसके चलते शूनर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर शोयान बोलता है, चलो ये भी ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कोई मुझे बार बार परेशान करे, मुझे बुल्ली करे, तो आज मैं इस बंदे का एग्जाम्पल बनाता हूँ जिसके वजह से यहाँ पर बचे हुए एक्सपर्ट्स चींटियों की तरह मेरे पीछे ना पड़े। तो चलो अब जब ये खुद अपने पनौती के सामने प्रेजेंट हो चुका है तो मैं भला इसके ऑफर को कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ। अब शोयान जैसे ही यांग हाओ मतलब ब्लैक समट आर्मी के 3rd कमांडर को देखता है, वो बंदा हंसते हुए बोलता है अच्छा तो ये पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन की आंखें बहुत ही ज्यादा शार्प है। और मैं आपको बता दूं यांग हाओ मतलब 3rd कमांडर की रैंक डाउजन के 5th स्टार के पीक पर होता है और हमारा शोयान का भी स्ट्रेंथ डाउजन 5th स्टार के ईयरली स्टेज पर होता है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है 3rd कमांडर की ये सारे हरकतों को देखकर 5th कमांडर बोलते हैं, यांग हाओ तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारी ये हरकतों के बारे में हमारी एक्सपर्ट्स को पता चला तो फिर तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर यांग हाओ मतलब 3rd कमांडर हंसते हुए बोलता है, अरे आप टेंशन मत लो, हम दोनों के बीच में सिर्फ एक फ्रेंडली फाइटिंग होने वाली है, रिलैक्स, मैं इसका बेइज्जती नहीं करने वाला हूँ। अब यांग हाओ स्पीडली एरिना पर प्रेजेंट होने के बाद शोयान को बोलता है, मिस्टर शोयान मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तो आज मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। अब जैसे ही यांग हाओ शोयान को घूरने लगता है उसके आसपास प्रेजेंट हुए सारे व्यूअर्स भी शोयान को पहचान जाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि क्या यही है वो लड़का जो पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन है, और ये बंदा तो देखने में बहुत यंग है, उसके बावजूद इसने इतने कम एज में 8 स्टार का अल्केमिस्ट टायर को हासिल कर लिया है। तो ये सुनकर दूसरे बंदे बोलते हैं, अरे हमने तो सुना है ये मास्टर याओ चेन का डिसाइबल है और अभी के लिए मास्टर याओ चेन हाफ सेंट मतलब ब्यानशेंग लेवल पर अपग्रेड हो चुके हैं, तो तुम ही सोचो उनका डिसाइबल कितना ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग फाइटिंग स्किल्स को पोजेस करता हो। मुझे तो लगता है भले ही ये यांग हाओ शोयान से ताकतवर है, लेकिन ये ज्यादा टाइम के लिए शोयान के सामने टिक ही नहीं पाएगा। अब ये सारी बातें जैसे ही शोयान के कान में जाता है वो बिल्कुल भी अपनी एक्सप्रेशंस को चेंज नहीं करता, वो उल्टा बोलता है, अगर 3rd कमांडर की ऐसी विश है तो मैं ये अच्छे ऑफर को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करना चाहता। अब जब यांग हाओ मतलब 3rd कमांडर देखता है शोयान उसके ऑफर को रिजेक्ट करने का एक्सक्यूजेस को ढूंढ नहीं रहा तो वो अब हंसने लगता है। अब शोयान जैसे ही अपनी जगह से एक कदम को आगे लेता है उसका पैर जिस जगह पर पड़ता है वो स्पेस एकदम से फटने लगता है। अब अगले पैर को आगे रखने से पहले शोयान सीधे के सीधे प्रेजेंट हो जाता है यांग हाओ के सामने मतलब 3rd कमांडर के सामने। इसी टाइम पर यांग हाओ शोयान को बोलता है कि तुम सच में पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन कहलाने के लायक हो। उसके बाद यांग हाओ भी अपने बॉडी से अपने पावरफुल और भास्ट टाओकी को रिलीज करने लगता है। अब इसके बाद यांग हाओ के अंदर ही अंदर का कॉन्फिडेंस एकदम गॉड लेवल पर पहुंच जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि शोयान को वो एक चुटकी बजाते ही मार देगा। और अब वो 3rd कमांडर शोयान को बोलता है, आज ये कमांडर देखेगा कि पिल गैदरिंग का चैंपियन कितना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। अब वो जैसे ही अपने हाथ को हिलाता है उसके पाम के अंदर बहुत सारे डाउकी इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इंस्टेंट ही वो काफी स्पीडली लाइटनिंग स्पीड के साथ शोयान के ऊपर वार कर देता है। अब जैसे ही यांग हाओ शोयान के करीब जा रहा होता है उसके
आसपास की स्पेस उतना ज्यादा फट रहा होता है। अब ये देखकर श्वेन अपने कदमों को पीछे लेने लगता है, वो भी अपनी 3000 लाइटनिंग स्पीड के साथ पीछे जाने लगता है और साथ ही साथ वो यंग हाओ के हर एक बार को डॉज भी कर रहा था। अब श्वेन को ऐसे करते हुए देख यंग हाओ मतलब थर्ड कमांडर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है क्या फास्ट स्पीड है, फिर तुम मेरे ड्रैगन स्नेक फ्लूटवेयर को टेस्ट करो। अब ये ड्रैगन स्नेक फ्लूटवेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते ही यंग हाओ का स्पीड और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। अब वो अपने पाव में बहुत सारे डाउकी को इकट्ठे करके स्काई एबल जी सैटरिंग क्लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। दरअसल मैं आपको बता दूं यंग हाओ ये सारे जो भी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है वो सब डाउ स्किल्स होते हैं। तो ये सारे डाउ स्किल्स को इस्तेमाल करने के साथ साथ यंग हाओ को लग रहा था वो काफी इजीली श्वेन को हरा देगा, लेकिन इधर शोयान भी यंग हाओ के हर एक बार को काफी इजीली अपने अपने तरीके से डॉच करता है, वो भी अपनी क्लोन की मदद से। अब जैसे ही यंग हाओ देखता है श्वेन कैसे काफी इजीली उसके हर एक बार को डॉच कर रहा है, उसका फेस और भी ज्यादा सोलम और डार्क होता जाता है और वो कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तेरे जैसे एक गरीब इंसान मेरे जैसे एक कमांडर से ज्यादा हाई क्वालिटी के डाउ स्किल्स पोसेस करता है। इसी टाइम पर यंग हाओ थोड़ा सा अपने पाव को पीछे लेकर गॉड सी स्किल्स का इस्तेमाल करने लगता है। ये देखकर शोयान हंसते हुए काफी स्पीडली यंग हाओ के साइड में अपीयर होता है। अब शोयान भी अपनी उंगलियों को फ्लिप करते हुए एक जेंटल अटैक को रिलीज करता है। अब जैसे ही वो शोयान का नॉर्मल सा अटैक यंग हाओ के हाथों से टकराता है, यंग हाओ का वो गॉड शील्ड स्किल को कंप्लीट होने से रोक देता है। अब ये देखकर यंग हाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो बोलता है ये लड़का आखिर ऐसे गॉड शील्ड स्किल्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसको कैसे ये गॉड शील्ड स्किल की कमियों के बारे में पता है। अब शोयान काफी स्पीडली अपना एक पंच जैसे ही यंग हाओ के ऊपर थ्रो करता है, यंग हाओ वो पावरफुल पंच को रिसीव करते हुए बहुत पीछे खिसकते हुए जाता है। अब यंग हाओ मतलब थर्ड कमांडर को इतना ज्यादा घायल होते हुए देख फिफ्थ कमांडर बोलते हैं यंग हाओ शोयान का मैच नहीं है। भले ही यंग हाओ के पास बहुत सारे डाउ स्किल्स हैं, लेकिन वो अपने इतने सारे पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करने के बावजूद भी शोयान का एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। और अब मुझे पता चल रहा है यंग मिस ने इस बंदे को आखिर चुना क्यों है। अब खुद को शोयान के सामने ऐसे हारा हुआ सहमा हुआ देख यंग हाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते वो अपनी ड्रैगन स्नेक फुटवर्क के पावर्स को लिमिट तक अनरिलीज कर देता है। अब वो एक ड्रैगन स्नेक की जैसा इल्यूजनरी फिगर को स्टेज पर अपीयर करता है। अब थोड़े टाइम के बाद जैसे ही यंग हाओ अपनी पावरफुल हमले को शोयान के ऊपर थ्रो करने ही वाला होता है, उसका पूरा बॉडी ठंड पड़ जाता है। अब यंग हाओ अपने पैर पर दिखता है उसके नीचे का स्टेज क्रैक होने लगता है और नीचे से हॉट मैग्मा पिलर किसी फायर ड्रैगन की तरह ऊपर आते हुए दिखता है और इस अटैक का टारगेट होता है यंग हाओ। अब जैसे ही वो अटैक यंग हाओ के पैर को टच करता है, यंग हाओ खून की उल्टियां करने लगता है और फायर पिलर के साथ टकराने के बाद यंग हाओ की पूरा का पूरा बॉडी बहुत पीछे खिसकते हुए चला जाता है। अब यंग हाओ मतलब थर्ड कमांडर जैसे ही एक पावरफुल पिलर के साथ टकराता है, वो पिलर एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसी टाइम पर शोयान के ये टेरिफाइंग टेक्निक को देखकर आसपास प्रेजेंट हुए सारे व्यूअर्स ताली मारने लगते हैं, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि शोयान जीत चुका है। अब ये देखकर यंग हाओ जो जमीन पर खून से लथपथ था, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने सपने तक में नहीं सोचा था कि वो अपने पिक 5 स्टार टाउजन के स्ट्रेंथ के साथ भी वो शोयान के हाथों से इस तरीके से हारेगा। अभी ये सारे सिनारियो को देखने के बाद सेवेंथ कमांडर मतलब लिंग कुआन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वैसे भी सेम क्लैन पर होने की वजह से लिंग कुआन को अच्छे से पता था यंग हाओ कितने ज्यादा यूनिक और टियान क्लास की टेक्निक्स को पोजेस करता है। इवन इफ उसके पास बहुत सारे गॉड स्किल्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बंदा पहले कभी भी सेम स्ट्रेंथ के बंदे से नहीं हारा, वो अभी के लिए उससे कम स्ट्रेंथ को पोजेस करने वाला बंदे से हार चुका है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है यांग हाओ जो धूल मिट्टी और खून से लथपथ था, वो जैसे तैसे करके बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद जमीन से सीधा खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है उसके कपड़े ज्यादातर फट ही चुके थे। अब यंग हाओ को फील होने लगता है कि आज जैसे वो शोयान के हाथों से हारा है, ये सारे बातें अगर गु सेट तक पहुंच
पहुंच गया उसका वहाँ पर छी छी थू थू हो जाएगा, जिसके चलते उसका गुस्सा उसी के सर पर चढ़ जाता है। तो अब वो दोबारा से फ्यूरियस तरीके से चिल्लाते हुए अपने पैरों को पटकने लगता है और वो दोबारा से अपने बॉडी में इतना ज्यादा पेन को फील करने के बावजूद लाइटनिंग स्पीड के साथ श्रेन की तरफ सूट हो जाता है। जब आसपास प्रेजेंट हुए सारे व्यूअर्स थर्ड कमांडर की इससे मूर्खता से भरी हुई स्टेप को देखते हैं, वो सोचने लगते हैं कि ये बंदा आखिर इतना नीचे गिर कैसे सकता है, क्या इसके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और इधर श्रेन जब अपने आंखों के सामने यंग हाओ को इतना स्पीडली आते हुए देखता है, वो इंस्टेंट ही अपने फिस्ट को जैसे ही यंग हाओ के ऊपर थ्रो करता है, यंग हाओ दोबारा से वो पावरफुल फिस्ट को रिसीव करते ही खून की उल्टी करने लगता है। अब दोबारा से उसकी बॉडी कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगता है और यंग हाओ की बॉडी जहाँ पर गिरता है वहाँ की आसपास की चीजें टूटने लगता है। अब यंग हाओ को इतने गंदी तरीके से हारते हुए देख आसमानों से कोई हंसते हुए बोलता है, क्या थर्ड एल्डर, तुम एक नंबर का मूर्ख हो। अब आसमान की आइसोलेटेड प्लेस को देखने के बाद हमें वहाँ पर 4 इंडिविजुअल्स दिखाई देते हैं और आसमान के वो आइसोलेटेड एरिया पर बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं होता था। अब जब श्रेन वो चारों इंडिविजुअल्स को देखता है, उनके सर पे एक फ्लेम चमक रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो रियल फ्लेम है जो कि दूर से ही गर्मी का एहसास करवाती है। इसी टाइम पर उनमें से एक बंदा बोलता है, भले ही श्रेन एक 5 स्टार की डाउसन हो, लेकिन हेवनली फ्लेम को पोजेस करने से उसके टाओ के पावर से कोई ऑर्डिनरी इंसान उसके साथ बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है। तो उसके हाथों से यंग हाओ की हार बिल्कुल ही नेचुरल है। इसी टाइम पर वहाँ पे और एक बंदा जो व्हाइट कलर के रोब को पहना हुआ था, वो बोलता है, श्रेन एक्सट्रीमली पावरफुल सोल को पोजेस करता है। तो उसके शार्प स्पिरिचुअल परसेप्शन की वजह से यंग हाओ की वो पावरफुल टेक्निक कुछ काम के ही नहीं है। और वहीं थर्ड एल्डर की घमंड की वजह से उसकी हार पहले से ही तय हो गई थी। इसी टाइम पर सीन जाता है वहीं उसके पास प्रेजेंट हुए एक खूबसूरत सी लेडी की तरफ, जो कि हमारी क्वीन मेडुसा की तरह एक मास्क को पहनी हुई होती है और भले ही उसकी आधा फेस को एक मास्क ने ढक लिया होता है, लेकिन उसकी चेहरे की आउटलाइन जो दिखाई दे रही होती है उससे मालूम पड़ता है ये लेडी काफी अलॉरिंग है और उसके ब्राइट आंखों में बिल्कुल भी रिफल्स क्रिएट नहीं होती और वो अपने क्लान के बाकी के बंदों की चर्चा में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करती, ना ही अपने साइड से अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू किसी के भी सामने रखती है। लग तो ऐसा रहा था कि जैसे ही आसपास की सिचुएशन उसको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। अब उस लड़की की ऐसे बर्ताव को देख वो फाइट रोग वाला बंदा बोलता है कि हो जी, क्या तुम हमें ऐसे ही अननोन बंदू की तरह ट्रीट करना चाहती हो? तुम तो हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते ही ना हो। ये सुनकर फाइनली होजी बोलती है, मैं उस बंदे का हेवनली फ्लेम के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और वो किसी और का नहीं श्रेन का ही बात कर रही होती है। और वैसे भी हमारे आसपास आज काफी लाइवली माहौल है और मुझे जितना लगता है ये गो क्लान के बंदे श्रेन को उतना ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं करते, ना ही इसे अपनी गो क्लान के अंदर वेलकम करना चाहते हैं। अब अपनी आसपास की बातें जब यंग हाओ की कानों में जाता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके चलते वो दोबारा से गधों की तरह काफी स्पीडली श्रेन के ऊपर चार्ज हो जाता है। लेकिन इसी टाइम पर वहाँ पे एक एल्डर प्रेजेंट होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं, यंग हाओ। ये सुनने के बाद यंग हाओ एकदम से थर-थर कांपने लगता है। अब वो जितना स्पीडली श्रेन की तरफ बढ़ रहा था वो उतना स्पीडली ही रुक जाता है और उसके पैर जैसे जमीन पर फ्रीज हो गए थे। अब वो जो एल्डर आसमान से चिल्ला रहे होते हैं वो कुछ ही टाइम के अंदर अंदर यंग हाओ के सामने प्रेजेंट होकर उसे बोलते हैं, सच में तुमने आज हमारी गो क्लान की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। अब अपने सामने उस एल्डर को देखकर 5th और 7th कमांडर भी सरप्राइज हो जाते हैं और वो बंदा होता है सेकंड ब्रदर। अब सेकंड ब्रदर श्रेन की तरफ मुड़ते हुए उसे बोलते हैं, श्रेन क्या तुम्हें दूसरों की पिटाई करने में मजा आता है? और मैं आपको बता दूं ये बंदे ने एक सिल्वर कलर के आर्मर को पहन कर रखा हुआ था और उसके चारों तरफ सिर्फ सिल्वर कलर के और ही फ्लास हो रहे थे। अब श्रेन अपने सामने प्रेजेंट हुए अभी सिल्वर कलर का बंदा को देखकर बोलता है, वो दरअसल हम दोनों के बीच में तो बस एक फ्रेंडली फाइट हो रही थी। और मैं आपको बता दूं ये जो सिल्वर कलर का सेकंड ब्रदर अभी यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं उनका स्ट्रेंथ डाउज उनके 6 स्टार पर है। अब ये सुनने के बाद वो लिंगशो जो सेकंड कमांडर आर्मी है वो इंस्टेंट ही श्रेन के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और अपने इंट्रोडक्शन उसे देते हुए बोलते हैं, अच्छा अगर तुम्हें फाइट करने की इतना ज्यादा खलबली है तो तुम मेरे साथ क्यों फाइट नहीं कर रहे हो? ये सुनकर श्रेन बोलता है कि अगर तुम लोगों का एक एक करके मेरे साथ फाइट करने की इच्छा है तो फिर तुम लोगों का नंबर मेरे सामने कम पड़ने वाला
है। ये सुनकर लिंगसू काफी धीरे से बोलता है, तुम्हारे साथ डील करने के लिए हम लोगों को एक एक करके तुम्हारे ऊपर वार करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे हरा कर दिखाओ। ये सारे बातों को सुनने के बाद शोयान थोड़ा बहुत तो सोचने लगता है, लेकिन फिर वो बोलता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। अब ये सारे सिनेरियो को देखकर आसपास प्रेजेंट हुए सारे एक्सपर्ट्स और व्यूअर्स ये समझ जाते हैं कि गू क्लैन के जितने भी बंदे हैं उनका श्वेन के साथ कुछ तो प्राइवेट पंगा है, जिसके वजह से ये लोग हाथ धोकर श्वेन के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इसी टाइम पर जब सबको लगता है कि अभी बस हमें और एक फ्राइटनिंग बैटल को देखने को मिलेगा, आसमान पर एक फिगर अपीयर होता है जो कि लिंगसू को डांटते हुए बोलता है, लिंगशू तू अपनी ये बकवासी हरकतें बंद कर। अब अचानक से वो एल्डर को देखकर लिंगशू सरप्राइज हो जाता है, तो वो ग्रेट करते हुए काफी रेस्पेक्टफुल आवाज में बोलता है कि एल्डर गुशोन सॉरी। ये सुनने के बाद एल्डर गुशोन ब्लैक कमांडर आर्मी को गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या फालतू की चीजें कर रहे हो? क्या तुम लोग अपनी असली पोजीशन को भूल गए हो? तुम गू क्लैन के गेस्ट के लिए पब्लिक के लिए इतने सारे मुसीबतें कैसे खड़े कर सकते हो? और तुम लोग क्या हाथ धोकर हमारे क्लैन के रेपुटेशन के पीछे पड़े हो? अब एल्डर ज्यूशुन के डांट को सुनकर लिंगसू समझ जाता है आज वो श्वेन के साथ अपने पुरानी चीजों का हिसाब किताब नहीं कर पाएगा। तो इसी टाइम पर लिंगशू काफी धीरे से श्वेन को बोलता है, सोयान तुम इस बारी खुद को लक्की मानो और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम जल्द से जल्द गू क्लैन से निकल जाओ, वरना गू क्लैन में एंटर करने के बाद तुम्हें ह्यूमिलेशन के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला। ये सुनने के बाद श्वेन हंसने लगता है, लेकिन लिंगशू ये बोलने के बाद वहाँ से भाग जाता है। अब लिंगशू को जाते हुए देख एल्डर जियोसुन श्वेन की तरफ मुड़ के काफी सॉफ्टली उसे बोलते हैं, शाओ क्लैन का मेंबर फिर से हमारे जियो क्लैन पर आया है और मैं तुम्हें बता दूं यंग मिस के मैटर की वजह से इन फ्यूचर तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उस सारी सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। ये सुनकर शोयान जियोसुन को ग्रेट करता है। अब इतना बोलते ही एल्डर जियोसुन भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब सोयान भी बैटल ग्राउंड से निकलकर अपने चेयर के पास चला जाता है, लेकिन इसी टाइम पर उसके बॉडी के अंदर के सारे हेवनली फ्लेम अचानक से मूव करने लगते हैं। ऐसा लगता है उसके हेवनली फ्लेम उसके बॉडी के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। अब शोयान जब ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज को सॉर्ट करने की सोचता है, उसकी नजर टिकती है रेड कलर के कपड़ों को पहना हुआ लेडी के ऊपर और वो लड़की भी शोयान को घूरे ही जा रही थी और उसके फोरहेड में होता है एक फायर सिंबल और वो सिंबल ऐसा वाइब दे रहा था जिससे उसके अंदर फ्लेम खिल रही हो। ये देखकर शोयान भी बोलता है, हेवनली फ्लेम, और ये शायद वही मिस्टीरियस क्लैन है जिसके बारे में मेरे टीचर याओलाओ ने मुझे बताया था और ये लड़की शायद यान क्लैन की मेंबर है। अब जब ऐसे बहुत टाइम तक उन दोनों की आंखें एक दूसरे को घुटती रहती है, उन दोनों की स्पेस एकदम से गर्म होने लगता है। तभी उन दोनों के बीच का फ्लेम एकदम से एक पफ साउंड के साथ मैटेरियलाइज होता है। ये तो फ्लेम की रिपल्स इतना ज्यादा पावरफुल था कि उनके आसपास पे प्रेजेंट हुए टेबल और चेयर एकदम से राग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी टाइम पर शोयान ये भी सेंस करता है वो रेड क्लॉथ वाली लेडी की फ्लेम बिल्कुल भी कम रैंक वाली नहीं होगी, वो भी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। अब अपने आसपास की ये वाले सिचुएशन को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर इंस्टेंटली श्वेन के साइड में प्रेजेंट हो जाती है और उसे पूछती है क्या हुआ। अब अपने पास लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर श्वेन पे बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर श्वेन को अपने आंखों के सामने से जाते हुए देख लिटिल फेरी डॉक्टर, टियान हुई और क्विंगलिंग उसके पीछे पीछे उड़ते हुए जाने लगते हैं। इसी टाइम पर श्वेन को भी अपने आंखों के सामने से जाते हुए देख वो व्हाइट रोब वाला बंदा वो रेड कपड़ों वाली लड़की को पूछता है, हौजी तो कैसा लगा तुम्हें? ये सुनकर हौजी बोलती है, इस लड़की के अंदर मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम है। इन फ्यूचर मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं उसके साथ अपने ब्लॉस को जरूर एक्सचेंज करना चाहूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पास जो रेड लोटस फ्लेम है जो हेवनली फ्लेम के रैंकिंग में 7th रैंक का है वो ज्यादा पावरफुल है या इस बंदे के पास जो हेवनली फ्लेम है वो ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर वो फाइट रोब वाला बंदा बोलता है, मुझे लगता है शोयान साओ क्लैन का मेंबर होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसका क्लैन जिसकी ब्लड लाइन वेस्ट हो चुकी है वो एक्चुअल में एक ऐसे इंसान को प्रोड्यूस कर पाया है। ये तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा। ये सुनकर उन्हीं के क्लैन का और एक बंदा बोलता है, भले ही साओ क्लैन और गू क्लैन के बीच में पहले बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप थी, लेकिन तब जब साओ क्लैन गू क्लैन के लेवल पर था, मतलब स्ट्रॉन्ग था। और वैसे भी हमें पता है दो बंदों की फ्रेंडशिप का बॉन्ड तब तक स्ट्रॉन्ग रहता है जब तक दोनों
दोनों की स्ट्रेंथ बराबर लेवल की हो। और अगर गुगलान के कुछ पुराने एल्डर्स अपने टांग को नहीं अड़ाते, कुरियलम के अंदर जो साउगलान का टुम्ब है अभी तक कोई ना कोई फोर्सफुली ओपन कर चुका होता। ये सुनकर व्हाइट रोब वाला बंदा बोलता है, वो तो उन लोगों की बात है, लेकिन हम में से किसी को भी एक ही कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। और वैसे भी मैं उस हेवनली टॉम में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, जो कि हर 20 साल के बाद ओपन होता है। हालांकि वो हेवनली टॉम गुगलान के अंदर है, लेकिन पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से 8 एंशिएंट क्लान के लोग वो टूम में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड हैं और साउज़वान के टूम भी अंदर है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या साउज़वान का डिसेंडेंट उनके तक पहुँच भी पाएगा या नहीं। अब सीन चेंज होकर आता है श्रैन के ग्रुप के ऊपर। वो लोग सब मिलकर अपने रेसिडेंसी पे वापस जा रहे थे। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर स्वयं से बोलती है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ की सिचुएशन ऐसी होने वाली है। लगता है ये 8 कमांडर में से बहुत सारे लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा होकर बैठे हुए हैं, और अगर आज गुगलान के वो एल्डर नहीं आते तो फिर वो लिनशु तुम्हारे ऊपर हमला कर चुका होता। ये सुनकर श्रेयान मुस्कुराते हुए बोलता है, मुसीबतें आ रही है, ये तो नेचुरल सी बात है, और अगर गुगलान के अंदर हर एक चीज नॉर्मल होता तो वो मेरे लिए सर दर्द होता। लेकिन मुझे बस इस चीज का टेंशन है, ये जो फर्स्ट कमांडर है वो कितना ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक भी हमारे सामने अपने पावर्स को अनरिलीज नहीं किया है। लेकिन ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, मैं भी ये 8 ग्रेट कमांडर के बारे में टेंशन नहीं लेती। दरअसल मुझे टेंशन है तो वो 4 ग्रेट जनरल्स की, क्योंकि ये चारों गुगलान के यंगर जेनरेशन के सबसे ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल बंदे हैं। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि गुगलान के अंदर अगर कोई भी ब्लैक समर किंग बनना चाहता है तो फिर उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट बैंशिंग क्लास में एडवांस होना चाहिए, मतलब 10th लेवल पर एडवांस होना चाहिए। ये सुनकर श्रेन बोलता है, क्या बैंशिंग? लगता है ये 4 ग्रेट जनरल्स मेरे लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम होने वाले हैं, और अगर ये चारों जन मेरे ऊपर गर्ज रख कर बैठे तो ये मेरे लिए बहुत बुरा होने वाला है। बात हो चाहे फॉलन स्टार पाविलियन की या फिर मेरे साउक्लान की ऑनर की, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं बिल्कुल भी भाग नहीं सकता। इसी टाइम पर अपने पास प्रेजेंट हुए एक जंगल में श्रेन को कुछ अजीब से ऑरा सेंस होता है, और श्रेन जब उस तरफ अपने मुंह को मुड़ता है वहाँ पर 3 काले कपड़ों में बंदे हमें दिखाए जाते हैं। इसी टाइम पर वो तीनों बंदे जब ये नोटिस कर लेते हैं कि श्रेन का पूरा टीम उनको घूर रहा है, उन तीनों में से उनका लीडर आगे आकर बोलता है, तुम शाओक्लान के शाओयान हो ना? ये सुनते ही श्रेन का पूरा टीम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडी से पावरफुल ऑरे को रिलीज करने लगता है, और श्रेयान भी गुस्से में बोलता है, लेकिन तुम लोग कौन हो? ये सुनकर ब्लैक रोब लीडर हंसते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लगता था तुम्हारे दिमाग में हमको लेकर बहुत सारे डीप मेमोरीज होंगी। ये सुनते ही श्रेयान एकदम से सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, सोल पैलेस के बंदे। ये सुनते ही वो ब्लैक रोब लीडर हंसते हुए बोलता है, अगर तुम चाहो तो मुझे हन क्लान के मेंबर के नाम से पुकार सकते हो, और वैसे भी तुम्हें हमारे सामने ऐसे रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें कैप्चर करने की टास्क हमें नहीं दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, सोल पैलेस यही हान क्लान का ही एक ब्रांच है। कुछ टाइम के बाद दोबारा से वो ब्लैक रोब वाला हैन क्लान का बंदा अपने मुंह को खोलते हुए बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर देखने आया हूँ कि आखिर जिस साओ क्लान को अभी तक मेरे हन क्लान ने पूरी तरीके से दबा कर रखा था वो कितना खुद को उठवाया है। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर काफी गुस्से में बोलती है, अगर तुझे जो चाहिए था तुझे वो मिल चुका है तो तू पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जा। ये बोलते ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपने बॉडी से कुछ ओरे को रिलीज करते हुए एक चाबुक को क्रिएट करती है। अब वो चाबुक एक ही सेकंड में उस तीनों हान क्लान के बंदे के ऊपर शूट हो जाता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसे बिहेवियर को देखकर हान क्लान का वो ब्लैक रोब वाला लीडर के पीछे प्रेजेंट हुए 2 बंदे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, तो वो दोनों भी अपने सोल चेन्स को बाहर निकालते हैं। अब जब उन दोनों का पावर एक दूसरे के साथ टकराता है, आसपास एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है। ये देखकर हान क्लान का ब्लैक रोब पहना हुआ लीडर बोलता है, मैं दरअसल तुम्हें यहाँ पर हमला करने के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोलने आया था कि जो बंदे भी हमारे हान क्लान का विरोध करते हैं उनकी एंडिंग कभी भी सही तरीके से नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद श्रेयान मुस्कुराते हुए काफी कामली बोलता है, रिलैक्स, बहुत जल्दी तुम्हें अपने शब्दों को अपने पास ही लेना होगा। ये सुनकर ब्लैक रोब लीडर जोर से हंसते हुए बोलता है, ठीक है, मैं उस दिन का जरूर इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा अंत भी वो साउजान जैसा ही होने वाला है। और तुम मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है हानिया, और तुम्हारे एंसेस्टर साउजान को सीरियसली इंजर्ड करने वालों में से
से मेरे एंसेस्टर सबसे आगे थे, जिसकी वजह से तुम्हारे एंसेस्टर साउज़वान का मौत हो गया, तो तुम्हें फिनिश करने वाला ही मैं ही हूँगा। तुम अपनी ये प्रॉब्लम से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। ये बोलते ही हान क्लान के तीनों बंदे वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनने के बाद श्वेन के बॉडी के अंदर उसका खून एकदम से खोलने लगता है, तो वो धीरे से बोलता है, अच्छा अगर ऐसा बात है फिर तेरे अनसेंटर का हिसाब तुझे चुकता करना होगा और ये मैं करूँगा। और वैसे भी ये गुरियलम मेरे अनसेंटर साउज़वान के टॉम्ब को पोसेस करता है और वो वही जगह होगा जहाँ पर मैं तेरा कब्र बनाऊंगा। अब इसे देखते देखते 3 दिन बीत जाते हैं और उस 3 दिन के अंदर श्वेन सिर्फ वो हान क्लान के हनिया के बारे में ही सोच रहा था और उसके अलावा उसको गू क्लान के 3rd कमांडर और 2nd कमांडर के बारे में भी याद नहीं आता, क्योंकि हनिया ने उसको अपनी एंसेस्टर साउज़वान के बारे में कुछ ऐसे हिस्ट्री को बताया था जिसको कि श्वेन चाहते हुए भी भूल नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्वेन ने हानिया का डाव के लेवल तक सेंस नहीं कर पाया था, जिसके वजह से श्वेन को लगता है पक्का हानिया के पास कोई यूनिक टेक्निक है, जिसके वजह से वो अपने डाव के लेवल को सबसे छुपा रहा है और अपने लेवल को हाइड कर पा रहा है। और ये सारी बातों को सोचते सोचते श्वेन को ये भी याद आता है आज वही दिन है जिस दिन पर जियो सीक्रेट सिटी के अंदर जो ज्यूरियलम मौजूद है उसका गेट खुलेगा। अब श्वेन का पूरा टीम आसपास के नॉइस को और क्राउड को फॉलो करते करते सिटी के मिडिल पर पहुंच जाता है और वहाँ पर उनको एक बड़ा सा लेक दिखाई देता है। अब कुछ टाइम के अंदर अंदर वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एल्डर ज़्यूसुन जिनके साथ श्वेन पहले से मिल चुका है वो उस लेक के बीच में खड़ा हुआ होता है। इसी टाइम पर एल्डर ज़्यूसुन बोलते हैं, सब कृपया ध्यान दीजिए, गुरियलम कुछ टाइम के अंदर अंदर ओपन होने वाला है और ज्यूरियलम का अंदर का एरिया बहुत ही बड़ा है। अगर आप लोग सही तरीके से खुद को नहीं संभाल पाए तो फिर वहाँ पर आपका खो जाना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज होगी, इवन इफ आपका मौत भी हो सकता है। तो कृपया ध्यान दीजिए और ज्यूरियलम के अंदर एंटर करने के बाद आपको कोई ना कोई पक्का रिसीव कर लेगा, तो आप लोग प्लीज कृपया करके फालतू में इधर उधर मत घूमिएगा। और आपको कोई रिसीव करने के बाद वो आपको जियो सीक्रेट माउंटेन रेंज रियलम के अंदर ले जाएंगे और वहाँ पर हमारे जियो क्लान के सीनियर सिटीजन्स भी रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से कोई भी उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, वरना ऐसा भी हो सकता है आप हमारे जियो रियलम के द्वारा हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे। ये सारी बातों को सुनने के बाद श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलता है, जियो क्लान सीनियर सिटीजन? ये सुनकर मास्टर टियान हुई बोलते हैं, जियो क्लान सीनियर सिटीजन ये जियो क्लान का सबसे लोएस्ट लेवल है, लेकिन इसे सबसे इम्पोर्टेंट भी कहा जा सकता है। 1000 सालों तक मल्टीप्लाई होने के बाद जियो रियलम बहुत सारे जियो क्लान के डिसेंडेंट सिटीजन को पोजेस करता है और ये सभी दाऊदी ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं। भले ही वो ब्लड लाइन का पावर बहुत ही ज्यादा कम हो, लेकिन उनमें से कुछ लोग स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन को लेकर पैदा होते हैं। जैसे ही ये स्पेशल ब्लड लाइन वाले लोग डिस्कवर कर दिए जाते हैं, उनका स्टेटस राइज होने लगता है और उनका पावर्स गू क्लान के ट्रू मेंबर की जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने जियो क्लान के लिए परफॉर्म करने का मौका मिलता है। ये पूरी बात को सुनने के बाद श्वेन हाँ में अपना सर हिलाता है और वो बोलता है कि तभी मैं कहूँ ये गू क्लान हर साल नए ब्लड को प्रोड्यूस करता रहेगा तो फिर ये लोग डिक्लाइन कैसे हो सकते हैं। और उसके पास सीनियर्स का इतना बड़ा अमाउंट होने की वजह से गू क्लान के पास यंग जनरेशन की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। फिर ये यंग पावर्स में से सिलेक्शन होता है अल्टीमेट जीनियस का, जो कि लाखों लाखों बंदों के बीच में से सिलेक्ट करे जाते हैं। इसी टाइम पर अजीब से आवाज के साथ लेक में से एक पावरफुल लाइट रिलीज होता है। अब वो टावर कुछ ही टाइम के अंदर अंदर आसमान की स्पेस को चीर देता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है सबके सामने एक बड़ा सा गेट ओपन हो जाता है। इसी टाइम पर ज़्यूसुन हंसते हुए लाउड आवाज में कहते हैं, जियो रियलम का स्पेशल डोर ओपन हो चुका है, तो प्लीज आप सब आराम से उसके अंदर एंटर कीजिए। अब ये सुनने के बाद बहुत सारे बंदे वो स्पेशल डोर के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और कुछ टाइम तक उसको ताड़ने के बाद उसके अंदर एंट्री ले लेते हैं। इसी टाइम पर श्वेन भी अपने आसपास की सिचुएशन को ऑब्जर्व करके वो गेट की तरफ आने लगता है। ये देखकर लिंगशु एल्डर ज़्यूसुन की पोजीशन को देखने लगता है और जब उसे फील होता है अभी एल्डर ज़्यूसुन बहुत ही ज्यादा बिजी है, वो इंस्टेंट ही इसी टाइम का फायदा उठाकर श्वेन के सामने अपीयर हो जाता है। अब जब श्वेन लिंगशु के बॉडी के साथ टकराता है, उन दोनों के पावर्स के वजह से लेक का पानी एकदम से फ्लक्चुएट होने लगते हैं, लेकिन वो दोनों अपने पावर से काफी इजीली
एक दूसरे को संभालते हैं। अब हमें दिखाया जाता है शोयान इसी टाइम का फायदा उठाकर लिंगशु के कंधे पर अपने 3000 हेवनली फ्लेम का एक छोटा सा ओरा डाल दिया होता है, जिसके चलते लिंगशु के कंधे से पावर्स रिलीज होने लगता है। अब लिंगशु फील करता है कि जो फायर श्वेन के बॉडी से निकलकर उसके बॉडी को टच हुआ है वो हॉट और फ्राइटनिंग है। अब अगले ही पल लिंगशु के मुंह से खून निकलता है और वो फोर्सफुली अपने 3 कदम पीछे लेता है। उधर शोयान अपनी जगह पर कामली खड़ा हुआ होता है। अब थोड़े टाइम तक लिंगशु को अपने आंखों के सामने मूर्ति की तरह खड़े होते हुए देख वो भी आगे बढ़ जाता है। अब जब फाइनली शोयान वो स्पेशल गेट पर एंटर कर जाता है, लिंगशु गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है और अब वो चिल्लाते हुए शोयान को बोलता है, शोयान तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गुरलम के अंदर एंटर करने के बाद तुमसे डील करने के लिए तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई ना कोई बंदा तुम्हारे सामने प्रेजेंट जरूर होगा। तब मैं देखता हूँ तुम कैसे यहाँ पर दोबारा से कुत्तों की तरह लौट आओगे। ये सुनकर शोयान अपनी जगह पर रुककर लिंगशु को बोलता है, अरे सेकंड कमांडर, तुम शायद मेरे बारे में थोड़ा ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। मेरी चिंता करने से पहले तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। तो चलो अब मैं चलता हूँ। ये बोलते ही शोयान लिंगशु के आंखों के सामने से एक ही सेकंड में ओझल हो जाता है। और मैं आपको याद दिला दूं, लिंगशु है गू क्लान का सेकंड कमांडर। अब अपने आंखों के सामने से शोयान को गायब होते हुए देख लिंगशु एकदम से दर्द में चिल्लाने लगता है और वो वहीं पर ही खून की उल्टियां करने लगता है। और मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले जब लिंगशु और शोयान के बीच में साइलेंट फाइट हो रहा था, तब शोयान ने इस फ्लेम को चुपचाप से लिंगशु के बॉडी में ट्रांसफर कर लिया था। लेकिन उस टाइम पर लिंगशु शोयान के सामने बिल्कुल भी कमजोर रिएक्ट नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से ये फ्लेम की दर्द को वो ना चाहते हुए भी सह पा रहा है, ये एक्टिंग करने लगता है। लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये हेवनली फ्लेम को फोर्सफुली रिसीव करने की वजह से उसके बॉडी के अंदर इसी तगड़ी डिस्ट्रक्शंस क्रिएट होने वाला है। तो अब इधर लिंगशु चिल्लाते हुए बोलता है, शोयान मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन तुम्हारे वेस्टेड क्लैन की इतना औकात नहीं है कि तुम हमारे गुरलम के अंदर इतना ज्यादा एरोगेंसी बर्ताव कर सको। और जैसे ही तुम ज्यूरलम के अंदर एंटर करोगे, वैसे ही हमारे क्लैन का कोई ना कोई पावरफुल बंदा तुम्हारे साथ पक्का डील करेगा और तुम्हें सही सबक भी सिखाएगा। और मुझे लगता है तुम्हारे जैसे लो लेवल के बंदे के पास ये क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम हमारी यंग मिस के साथ घूम सको। अब हमें सीन दिखाई जाती है गुरलम की, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत था। और अब ये खूबसूरत सी आसमान पर एक गेट अपीयर होता है, जिसके अंदर से बहुत सारे एक्सपर्ट्स बाहर आने लगते हैं। अब वो ह्यूमन फिगर्स एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि अच्छा तो ये है गू क्लैन और इसके अंदर क्या ही नेचुरल एनर्जी है, ये बाहरी दुनिया से कई गुना डेंस है। अब दूसरा बंदा बोलता है, सच में इस रियलम को सिर्फ एक लीड दाओशिंग लेवल का वॉरियर ही क्रिएट कर सकता है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्वेन का पूरा टीम भी वो स्पेशल गेट से बाहर आता है। इसी टाइम पर श्वेन आसपास के नेचुरल एनर्जी को सेंस करते हुए बोलता है, सच में क्या ही पावरफुल नेचुरल एनर्जी है। अगर कोई यहाँ पर ट्रेनिंग लेता है तो फिर बाहरी दुनिया से उसकी ट्रेनिंग स्पीड दुगना हो जाएगा। सच में ये गू क्लैन के पास टैलेंटेड जीनियस होने के साथ साथ इसके अंदर उनके पास इतना शानदार जगह भी है, जिसके वजह से बंदों का पावरफुल होना नॉर्मल है। ये सुनकर टियान हुई भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, इस तरीके की रियलम को ओपन करना एक नई दुनिया को क्रिएट करने जैसी है। हालांकि इस जगह की एरिया को हम डाउ की कॉन्टिनेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इकट्ठे होने वाली डाउ की काफी फ्राइटनिंग है। शायद यही रीजन है जिसकी वजह से गुरलम के जीनियस जल्दी से डेवलप होते हैं। इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक बंदा देखता है उनके सामने बहुत मोटे मोटे काले बादल आने लगते हैं। अब ऐसे श्वेन भी घूरने लगता है कि उस काले बादल के अंदर आखिर है क्या। तो कुछ टाइम के बाद श्वेन समझ जाता है और बोलता है, फ्लाइंग बैटल शिप। अब वहाँ पर बहुत सारी फ्लाइंग बैटल शिप इकट्ठे हो जाते हैं। दूर से दिखने से ऐसे लगता है जैसे बादलों के ऊपर ही ये फ्लाइंग बैटल शिप आगे बढ़ रहे हों। अब कुछ टाइम के बाद जब सारे फ्लाइंग बैटल शिप एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एक बैटल शिप में से एक बुढ़े इंसान बाहर आकर हंसते हुए बोलते हैं, तो मेरे सारे मेहमानों, आप सभी ये बैटल शिप के अंदर एंटर कर लीजिए। अब सब लोग एक एक करके उस बैटल शिप के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन श्वेन का पूरा टीम अपने आसपास की सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगता है। अब जब श्वेन को फील होता है कि नहीं, हमारे आसपास कोई भी खतरा नहीं मंडरा रहा, सिर्फ अगर मंडरा रहे हैं बादल और ये बैटल शिप, तो श्वेन अपनी पूरी टीम को लेकर उस फ्लाइंग बैटल शिप के अंदर एंट्री कर जाता है। और एंट्री करने के बाद ही उसे पता चलता है ये बैटल शिप अंदर से कितने ज्यादा बड़े हैं। और वो बैटल शिप के ऊपर ब्लैक समर्स आर्मी के वॉरियर्स अपनी नोकीले वेपन को लेकर
पर उसको गार्ड कर रहे होते हैं। अब जब वो शिप मूव करने लगता है, शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसी टाइम पर उसको उसी के पीछे से किसी की हंसने की आवाज आने लगती है और साथ ही साथ वो बंदा बोलता है इस तरीके के बैटलशिप को गुकलान एंशिएंट टाइम से नैरेट करता आ रहा है और इसे स्पेस शटल बोट कहा जाता है। और अगर हम इसके स्पीड के बारे में बात करेंगे तो फिर एक डाउजन लेवल का पीक एक्सपर्ट भी इसे कैच नहीं कर सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें अब इस डाउ के कॉन्टिनेंट में बहुत रेयर है। अब जब शोयान पीछे मुड़ता है, उसको उसके पीछे व्हाइट रूफ का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि होता है यान क्लान से। और हमें तो पता है इस बंदे के साथ शोयान पहले से ही मिल चुका है। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद उस बंदे को शोयान ग्रीट करते हुए बोलता है मिस्टर थैंक यू ये सारी बातों को मुझे बताने के लिए। अब सामने से वो व्हाइट रूफ का बंदा भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है मेरा नाम है हुजवान और तुम्हें मेरे साथ इतना ज्यादा रेस्पेक्टफुली बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद शोयान जब हुजवान के सामने खुद का इंट्रोडक्शन देने लगता है, सामने से हुजवान बोलता है अरे बस करो, तुम्हें अपनी इंट्रो देने की कोई जरूरत नहीं, तुम बिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन शोयान हो ना। ये सुनकर शोयान हंसते हुए बोलता है आई थिंक ब्रदर हुजवान आप यन क्लान से बिलोंग करते होंगे। ये सुनकर हुजवान मुस्कुराकर बोलता है अगर हम बात करें तो हमारे क्लान के बीच में और तुम्हारे क्लान के बीच में बहुत सालों पहले एक डीप रिश्ता था और तुम पक्का इस टाइम गुकलान के अंदर अपने हेवनली टॉम को ओपन करने के लिए आए होगे। ये सुनकर शोयान सरप्राइज हो जाता है और कहता है हेवनली टॉम। अब शोयान की इस रिएक्शन को देखकर हुजवान सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद ये मेरी गलती है, क्योंकि जब से शाओजुआन की मौत हुई है तब से शाओ क्लान का कोई भी मेंबर गुकलान के अंदर वापस नहीं लौटा है। तो मुझे लगता है इनहेरिटेंस की बहुत सारी चीजें खो चुकी होंगी। ये सुनकर शोयान हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर हुजवान क्या आप मुझे हेवनली टॉम के बारे में कुछ और चीजें बता सकते हो। ये सुनकर हुजवान कहता है ये कोई बड़ी सीक्रेट की बात नहीं है और अब वो स्माइल करते हुए बोलता है ये हेवनली टूम एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स की टूम है। ऑफ कोर्स इसके अंदर तुम्हारे एंशिएंट शाओजुआन भी मौजूद हैं। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसका एक मकसद ये भी था कि वो अपने एंसेंटर शाओजुआन के टूम के अंदर जाए, क्या पता वहाँ पर उसे कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब हुआजुन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है हेवनली टूम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज है, क्योंकि इसके अंदर एंशिएंट टाइम के एक्सपर्ट्स की इनप्रिंट मौजूद है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया उन सारी एक्सपर्ट्स की इनप्रिंट ट्रांसफर हो गए हैं, जैसे वो टूम के अंदर जिंदा हो। और जब भी कोई उन्हें हरा पाता है तो वो बंदा उनके अंदर के एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। और हमें मानना होगा ये एनर्जी प्रिंट बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसे सीधा ट्रू हाई ग्रेड की पिल के साथ कंपेयर किया जा सकता है। और तो और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें बिना किसी परेशानी के लगातार कंज्यूम किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा बात ये है कि हेवनली टूम के अंदर बाहरी दुनिया से टाइम बहुत ही स्लो चलता है। और मैं तुम्हें बता दूं हेवनली टूम के अंदर के 5 दिन बाहर की दुनिया के 1 दिन के बराबर है। ये सुनकर शोयान बोलता है क्या? अब वो सरप्राइज हो जाता है और मन ही मन बात करने लगता है क्या इस दुनिया में ऐसी कोई स्पेशल जगह भी है जिसके अंदर पहुंचते ही उसका 5 दिन बाहरी दुनिया के 1 दिन के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर ये टूम के अंदर 1 महीना प्रैक्टिस करेगा तो वो सिर्फ बाहरी दुनिया के 6 दिन के अंदर ही काउंट होंगे। फिर तो इसके अंदर का 1 साल बाहरी दुनिया के सिर्फ 2 महीने के बराबर है। तो फिर अगर कोई इसके अंदर 100 साल तक प्रैक्टिस करेगा तो वो तो पक्का बाहर आने में अल्टीमेट एक्सपर्ट में ट्रांसफर हो ही जाएगा, क्योंकि अगर इतना टाइम किसी के हाथ में भी होगा तो फिर कोई गधा भी बहुत ही ज्यादा जीनियस बन सकता है। अब इसी टाइम पर हुजवान शोयान के ये एक्सप्रेशन को देखकर उसकी मन की बात को पढ़ लेते हैं। तो वो शोयान को होश में लाते हुए हंसते हुए बोलते हैं देखो ये बात तो सही है, ये हेवनली टूम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, इसके अंदर बहुत ही पावर छुपा कर रखा गया है, लेकिन इसकी भी टाइम लिमिट होती है। इसे हर 20 साल के बाद ओपन किया जाता है और उस टाइम पर जो भी इसके अंदर एंटर करता है वो टूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही रह सकता है, जो कि बाहरी दुनिया के 6 महीने के बराबर है। और ये टूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 एंशिएंट क्लान के बंदे ही एंटर कर सकते हैं। ये सुनकर शोयान बोलता है लेकिन मेरा शाओ क्लान पहले से ही अबैंडन हो चुका है, तो क्या उसके बावजूद भी मैं शाओ क्लान का यंग जेनरेशन का बंदा इसके अंदर एंटर कर सकता हूँ? ये सुनकर हुजवान बोलता है हाँ तुम्हारा क्लान 8 एंशिएंट क्लान के अंदर ही आता है, तो तुम इसके अंदर जा सकते हो। अब ये सारी चीजों को सुनने के बाद शोयान मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मुझे इस टूम के अंदर
2-3 साल मिल जाते हैं तो मैं पता नहीं क्या क्या कर पाऊंगा, क्योंकि अभी के लिए जो चीज की मेरे पास सबसे ज्यादा कमी है वो है टाइम। इसी टाइम पर हुजवान दोबारा से बोलता है, भले ही अभी की साओ क्लान की चाहे कैसे भी हालत हो, वो एक टाइम पर 8 एंशिएंट क्लान के अंदर थे, लेकिन तुम्हें टोम के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे जितना लगता है तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाओगे। ये सुनकर श्रेयान हुजवान को ग्रेट करते हुए बोलता है, थैंक यू ब्रदर हुजवान, मुझे ये सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। ये सुनकर हुजवान स्माइल करते हुए बोलता है, ब्रदर श्रेयान, ये तो छोटी सी बात है, और अगर तुम सच में हेवनली टूम पर एंटर कर पाते हो तो हो सकता है मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूं। आखिर उसके अंदर भी मेरे यन क्लान के कुछ दुश्मन हैं, तो मेरे लिए टोम के अंदर दोस्त होना एक अच्छी बात है। दरअसल मैं आपको बता दूं, अगर श्रेयान सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान होता तो हुजवान जैसे बंदे श्रेयान के साथ इतने अच्छे तरीके से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करता। जैसे कि हमें पता है श्रेयान साओ क्लान का एक मेंबर है और श्रेयान के अंदर पावरफुल स्ट्रेंथ भी है, तो उसके साथ दोस्ती करना नेचुरली यान क्लान के लिए बेनिफिशियल है। और अगर श्रेयान अपनी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल पावर्स को पोजेस नहीं करता तो हुजवान साओ क्लान के इतने सारे मिस्ट्री के बारे में और हिस्ट्री के बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं बताता। अब हुजवान बोलते हैं, तुम्हें हान क्लान और याओ क्लान से सावधान रहना होगा, क्योंकि हान क्लान के बारे में तुम्हें तो पता ही होगा, क्योंकि तुम्हारे साओ क्लान के साथ इनका पुराना दुश्मनी है। आज तुम्हारे साओ क्लान का जो हालत है, तुम ये बोल सकते हो कि वो डेफिनेटली यही हान क्लान के बंदूक की वजह से ही है। और जहाँ तक बात रही याओ क्लान की, तो वो तुम्हारे टीचर याओ लाओ की वजह से है। इसी के साथ ही यहीं पर एंड होता है बीटीटीएच का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। और गाइज, आपने जैसे मुझे बोला था कि नेक्स्ट हमें 1 घंटे का वीडियो चाहिए, मैंने 1 घंटे का वीडियो प्रिपेयर तो कर लिया, लेकिन आपको भी आपके प्रॉमिस के हिसाब से मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने होंगे। और मैं बता रही हूँ, जब तक मेरी चैनल में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाते, मैं बिल्कुल भी और 1 घंटे के वीडियो अपलोड नहीं करने वाली। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी भी है, कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं आप लोगों के लिए रोज 2 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए भी आपको मेरी कुछ हेल्प करनी पड़ेगी। बट वो चीज क्या होगी मैं आपको अभी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो पर। तो चलो अब फटाफट वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। चलो बाय।